हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट अप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे एक्सीलेंट टेस्टवर्क्स एसएसटी सब्जेक्ट में, जिसमें हमने 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 4 नंबर मॉडल पेपर का बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। देखो कंटिन्यू क्लासें हो रही है और काफी विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप बोर्ड वाली क्लास नहीं रहे, मैथ की क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मैंने आपसे वादा किया था, वो क्लास फिलहाल नहीं लग रही है। इसका कारण मैंने कईयों को तो कमेंट में बता भी दिया था कि मेरा रीट का पेपर है 28 तारीख को, उसके बाद में तुरंत प्रभाव से आपकी क्लासें दोबारा शुरू हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, कल और परसों 2 दिन की बात है। 2 दिन आप एसएसटी पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एसएसटी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मैंने संजीव डेसर कंप्लीट करवा दिया एसएसटी सब्जेक्ट में, एक्सीलेंट में कवर करवा रहा हूं, तो एक्सीलेंट भी आपको कवर करनी है क्योंकि जितना आपको सोर्स मिलता है एसएसटी का उतना ही कम है मेरे हिसाब से। तो यानी जो पीछे का पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, जो पिछली साल पेपर हुआ था 10वीं क्लास बोर्ड का, वो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पता ही नहीं बच्चों कहां कहां से क्वेश्चन बने थे। तो इस हिसाब से आपको जितना सोर्स है, अब आपके पास में बहुत अच्छा मौका है। आप देखो 1 तारीख 2 तारीख के बाद में मुझे पता है कि आप इंग्लिश पढ़ने लग जाओगे, तब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, न आपको फोर्स करूंगा कि आप ये पढ़िए, ठीक है। यानी आपको 6 मार्च का पहला पेपर अंग्रेजी सब्जेक्ट का है, उससे पहले 5-4 दिन आप अंग्रेजी पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं पढ़ना। उससे पहले ये 2-4 दिन है ना, उसके अंदर जो भी एसएसटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, उर्दू सिंधी जो भी आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर आपको 5-4 दिन अच्छे से अंग्रेजी पढ़नी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं जरूर 1 या 2 तारीख को एक अच्छी वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए कि किस प्रकार से आपको पेपर में काम करना है, किस प्रकार की कॉपी रहेगी, क्या करना है, सब कुछ ये मैं एक छोटी सी वीडियो जरूर लेके आऊंगा। चलेगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे विद्यार्थियों, एक आप क्लास को थोड़ा सा लाइक कम करते हो यार। देखो आप लोगों के लिए ये मेहनत हो रही है, थोड़ा सा आप ये मानिए कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप छोटे भाई बहन है, तो इस हिसाब से लाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे यार। मेरा खुद का पेपर है फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है बताइए। चलेगा, आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, वियना संधि के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वियना संधि के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखने आपको, बताइए। तो देखो ये हैं, उन सभी परिवर्तनों को समाप्त करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। पहला तो यह है कि उन सभी परिवर्तनों को समाप्त करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। नेक्स्ट है, भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना। भविष्य में फ्रांस की जो सीमा है उसके विस्तार को रोकना, ये थे। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है। जब हम कहते थे कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है, बता सकता है कोई विद्यार्थी, बताइए। 16वीं सदी में पूर्व विश्व के सभी विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार एवं अन्य प्रकार के सांस्कृतिक आदान प्रदान का अभाव था, लेकिन 16वीं शताब्दी में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान से लोगों की आवाजाही में वृद्धि हुई। इस तरह सिकुड़ने का अर्थ सिकुड़ने का अर्थ है विश्व के विभिन्न देशों के लोगों के बीच पारंपरिक संबंधों में वृद्धि से लगाया जा सकता है। सिकुड़ने का मतलब हो गया कि लोगों के मध्य आवाजाही होगी, आदान प्रदान होने लगा वस्तुओं का, यानी एक तरीके से कहते हैं कि बीच के जो रिलेशन थे ना वो मजबूत हो गए, और इसका मतलब हमारे को संसार छोटा दिखाई देने लगा। संसार छोटा दिखाई देने का मतलब ही आप मान सकते हैं कि सिकुड़ने का मतलब है, और कुछ ऐसे नहीं कि छोटा हो गया मोटा हो गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। बीच में रिलेशन अच्छे हो गए, बीच की जो दूरियां थी वो कम हो गई, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है,
संसाधनों के संरक्षण के संबंध में गांधी जी के विचार लिखिए। संसाधनों के संरक्षण के संबंध में गांधी जी के आपको विचार लिखने। गांधी जी के क्या विचार थे? तो संसाधनों के संरक्षण के संबंध में गांधी जी के विचार। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर निम्नलिखित शब्दों में अपनी चिंता व्यक्त की। हमारे आसपास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इस प्रकार गांधी जी ने लालची एवं स्वार्थी व्यक्तियों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषक प्रवृत्ति को वैश्विक स्तर पर संसाधनों के क्षय का मूल कारण माना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अगर आपको एक बार पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता ना, तो आप इसको बीच में पॉज कर दो, वीडियो को रोक लो, वीडियो को रोक के अच्छी प्रकार से आप इनको खुद पढ़ो। 1 2 3 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो खुद पढ़ो, फिर उसके बाद में आगे वीडियो चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस चीज का ऑनलाइन का एक फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट है गहन जीविका कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? गहन जीविका कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि एक प्रकार की श्रम गहन खेती है, जिसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों एवं सिंचाई का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां खेती की जाने वाली भूमि सीमित होती है तथा जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच पारंपरिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया। कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये है, श्रीलंका में सिंहली एवं तमिल लोगों के बीच पारंपरिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। प्रमाण स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने देश से भागकर शरणार्थी बन गए। अनेक लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया। इस गृह युद्ध ने श्रीलंका के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न की। आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है? सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है, बताइए। तो सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ है, राजनीति में धर्म इस प्रकार या इस तरह प्रयोग करें कि एक धर्म दूसरे धर्म से अलग है। इसके अनेक रूप हैं। यथा जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगे। यानी राजनीति में धर्म का इस तरह प्रयोग करे कि एक धर्म दूसरे धर्म से अलग है। इसके अनेक रूप हैं। यथा फर्स्ट नंबर है, जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। सेकंड है, जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, तृतीय क्षेत्र क्या है? क्या भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है? बताइए, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है और क्या तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है क्या? बताइए। तृतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के विकास में मदद करती हैं। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वकील, व्यापार, दूरसंचार, स्वास्थ्य आदि।
भारत में विगत दशकों से तृतीयक क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इज दैट क्लियर? यानी दिनों दिन डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, दिनों दिन शिक्षकों की, वकीलों की दिनों दिन संख्या बढ़ रही है। इस क्षेत्र में रोजगार में भी वृद्धि हुई है, जीडीपी में इस क्षेत्र के योगदान में निरंतर वृद्धि हुई है। सन 1973 से 74 में इसका जीडीपी में योगदान 48% था, 2013-14 में बढ़कर यह 68% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 68% हो गया। इसका मतलब दिनों दिन बढ़ रहा है सिस्टम। ठीक है, यह है तृतीयक क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्प बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? अल्प बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, बताइए। अल्प बेरोजगारी वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार पूरा रोजगार नहीं मिलता। अल्प बेरोजगारी वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार पूरा रोजगार नहीं मिलता तथा वह काम पर लगा हुआ प्रतीत तो होता है परंतु उत्पाद में उसका योगदान बहुत ही कम होता है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी इसका उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण दिया है कि किसान पूरे 6 महीने काम करता है खेत के अंदर। जब फसल बोता है उससे लेकर जब फसल काटता है, निकालता है, थ्रेसिंग करता है, उसके बाद में जो रिजल्ट प्राप्त होता है ना, वो बहुत ही नाम मात्र में प्राप्त होता है। बहुत ही कम दामों में फसल बेची जाती है किसान की, आपको पता है। ठीक है, बाद में वो हिसाब लगाता है ना कि पूरे 6 महीने काम किया, घर में 4 सदस्य थे, चारों के चारों खेत में जा रहे हैं और पूरे 6 महीने काम कर रहे हैं, तो फिर लास्ट में वो देखते ना कि इतने का हमारे अनाज हो गया। फिर दिहाड़ी देखते ना डेली का, जैसे बनिया हिसाब कैसे करता है उस तरीके से मैं हिसाब करके बताऊं तो डेली का आप मानिए कि नरेगा तो देती है 150 रुपए, नरेगा तो देती है 150 रुपए, लेकिन किसान का 100 रुपए ही पड़ता है। देख लेना, हिसाब लगा के देख लेना, एक व्यक्ति का 100 से कम ही पड़ेगा। 100 तो मैंने मैक्सिमम बता दिया, 100 रुपए डेली की दिहाड़ी पड़ती है किसान के। बस इतना सा ही सिस्टम है। ये है अल्प बेरोजगारी, ये है छिपी हुई बेरोजगारी। बस सरकार को इस चीज पे गौर करने की चीज है, जरूरत है। अगर इस पे गौर हो जाएगी सरकार की, फिर आप मानिएगा कि किसान ही एक ऐसी पूंजी है जो कि बहुत ज्यादा जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान रहता है किसान का, लेकिन फिर भी सरकारें इस पे गौर नहीं कर रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती है, समझाइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती है, बताओगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में अनेक औद्योगिक इकाइयां व कार्यालय स्थापित करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां व कार्यालय स्थापित करती है। इन कंपनियों में पूंजी निवेश अधिक होता है, इसलिए इसके योगदान या इसके उत्पाद की मांगे और पूर्ति बड़े पैमाने पे होती है। इन कंपनियों में पूंजी निवेश अधिक होता है, इसलिए इसके उत्पाद की मांगे और पूर्ति बड़े पैमाने पे होती है। इनका आकार विशाल होता है एवं इनकी उत्पादन लागत कम होती है, इसलिए ये अधिक लाभ कमाती है। इसलिए यह क्या है, अधिक लाभ कमाती है। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के अंतर्गत सामान्य लोग किस लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। विकास के अंतर्गत सामान्यतः लोग किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? तो यह आ जाएगा आपके पास, विकास के अंतर्गत सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनी आय को अधिकतम करना चाहते हैं। साथ ही लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। लोग जीवन हेतु आवश्यक भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं। विकास के अंतर्गत सामान्य सभी व्यक्ति अपनी आय को अधिक करना चाहते हैं। साथ ही लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। लोग जीवन हेतु
आवश्यक भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने 4 नंबर मॉडल पेपर का जो ब पार्ट शुरू किया था वो कंप्लीट कर लिया है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। यानी आप ये मानिएगा 2-3 मार्च से पहले पहले उसको अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन मार लो इसका अच्छे से, सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर आपको एग्जाम से पहले पहले 1-2 बार तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये है कि आप अच्छे से पहले देख लोगे तो बहुत अच्छा है, फिर दोबारा पढ़ोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार पढ़ी हुई वस्तु को दोबारा पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, समझ में भी आएगी और ऐसा लगेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है, कभी पढ़ा है, ये अच्छा ऐसे होता है, ये दिमाग में एक रील बन जाती है इस प्रकार की। चलेगा, फिर आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।